चलो बिस्मिल्लाह। तो मैंने आपको रिकैप दे दिया बच्चों सबको। और थर्मोडायनेमिक्स हमने कल काफी सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। आज जो हमने करना बेटा वो है बाई मेटालिक स्ट्रिप से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम गैस लॉस की तरफ चले आएंगे। कल वैसे मैंने करवाना था बट रह गया हमारा। तो बेटा बाय का मतलब होता है दो। तो जैसा कि आपको नाम में दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे बच्चों। बाय का मतलब होता है दो। मेटालिक में मेटल स्ट्रिप। अब होता क्या है बेटा, बड़ी जबरदस्त चीज बनती है। अब मैं कहता हूँ बेटा कि हमारे पास दो दो स्ट्रिप्स है ना। एक मेरे पास है रेड वाली। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ, एक मेरे पास टिप है ग्रीन। ठीक है। द वन आई हैव अ ग्रीन स्ट्रिप। ठीक है। और ये कोई मेटल है, ठीक है, कोई सिल्वर या कुछ भी डिफरेंट मेटल है। और मेरा बच्चा एक मेरे पास है एक और मेटल की। आ, इसको मैं छोटा बनाता हूँ। सही है। अब ग्रीन वाली का अल्फा कुछ और है, इसका अल्फा कुछ और है, और इसका अल्फा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ठीक है। दिस इज अल्फा वन, दिस इज अल्फा टू। ठीक है। दोनों डिफरेंट मेटल्स हैं। मैंने इसको हीट किया या इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। इसको आप लोगों ने सेम टेम्परेचर दिया, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, सेम टेम्परेचर की वजह से दोनों की लेंथ इंक्रीज होगी। सही है। अब मैं कहता हूं कि अल्फा जो है L1 का, मुझे ना एक गलती मैंने कर दी। दोनों मैंने सेम लेनी है, छोटी बड़ी नहीं लेनी बच्चों। वी विल टेक इट बोथ सेम। ठीक है। दोनों सेम पत्ती वाली मैंने एक मेटल की, कोई आप मैं कह सकते एक सिल्वर है कॉपर है। ठीक है, मिसाल तो आपको बता देते हैं कि अपर वन जो है ये इसको कह देते हैं ये कोई सिल्वर की है। और बल्कि नहीं, मुझे नाम मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद ना, तो मैं कोई नहीं कहता। ये कोई मेटल एक्स है। ठीक है। ये कोई मेटल एक्स है। और ये कोई मेटल वाई है। ठीक है। सही है। मेटल एक्स है, मेटल वाई है। और मैं कहता हूँ एक्स का जो अल्फा है वो एक्स का अल्फा वाई मेटल वाई के अल्फा से ज्यादा है। ठीक है। ठीक है। एक्स का अल्फा वाई के अल्फा से ज्यादा है। तो होगा क्या, जब सेम टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो आपको पता है अल्फा का जो फॉर्मूला होता है मेरा बच्चा, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ चेंज इन लेंथ का, अल्फा L1 डेल्टा टी। इट्स मीन जो चेंज ऑफ लेंथ है, जो चेंज ऑफ लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा के। जिसका अल्फा ज्यादा उसकी उसमें लेंथ चेंज ज्यादा। अब ग्रीन वाले का अल्फा ज्यादा है, रेड वाले का कम है। ठीक है। कलेजी वाले का कम है। तो होगा ये कि ग्रीन वाला बोलेगा मुझे ज्यादा एक्सपेंड होना है, बट वो दोनों चिपकी हुई है साथ। तो ऐसे ना स्ट्रिप कर्व में चली जाएगी। ठीक है, जैसे एक्सपेंशन तो होगी बट ये कर्व में चली गई। कर्व में जाने से फायदा क्या होगा, कर्व में जाने से मेरा फायदा ये होता है कि आपके पास जो है वो कम एक्सपेंड हुई है। ठीक है। ये मेटल एक्स है, ये मेटल वाई है। ठीक है। और दोनों का अल्फा क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो सेम टेम्परेचर पे जब आप हीट करोगे, ठीक है, तो ग्रीन वाला जो है आपका एक ऐसे कर्व लेकर, सॉरी बेटा मैं थोड़ा सा बना नहीं पा रहा। आपका जो ग्रीन है
कुछ ऐसे चला जाएगा। और पर्पल वाला आपका, ठीक है, जिस साइड का अल्फा काम है उस साइड पे लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं बाय मेटेलिक स्ट्रिप, और इसका फंक्शन ये होता है, हमेशा ये एमसीक्यूज में याद रखिएगा, कर्व उस तरफ करेगा जिस तरफ अल्फा छोटा होगा। अगर कलेजी नीचे वाले मेटल वाई का अल्फा बड़ा होता है, एक्स का छोटा होता, तो ये ऊपर कर्व कर जाती। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपने दोनों को सेम टेम्परेचर दिया, ठीक है, सेम हीट दी, सेम टेम्परेचर पर इनको क्या होगा, ये मुड़ जाएंगी। तो ये आपके पास बायोमेटेरियल स्ट्रिप कहलाती है। और इसको बेटा यूज किया जाता है मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स में। इज अ डिवाइस यूज टू मेंटेन अ स्टेडी टेम्परेचर, ठीक है। ये स्टेडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर, फायर अलार्म्स में। अब फायर अलार्म्स में कैसे यूज हो सकती है कि आपने इसको लगाया हुआ है, ठीक है, सर्किट सर्किट ऑन है, अब कहीं पर आग लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो स्टिप टेढ़ी हो जाती है, वहां से सर्किट ब्रेक हो जाता है। और जब सर्किट लग जाता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा बच्चा कि आपके पास ये एक सर्किट है, ठीक है, और इस सर्किट में क्या है, ये आपने स्ट्रिप लगाई हुई है, और यहाँ पर नीचे सर्किट है, यहाँ पर आपने फायर अलार्म लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो स्ट्रिप टेढ़ी होकर मिल जाती है, और यहाँ पूरा सर्किट पूरा हो जाता है, और आपका अलार्म बजने लग जाता है, ठीक। तो मुख्तलिफ इसके इस्तेमालात हैं, आप इसको देख सकते हो। तो क्या बेटा, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन स्टेडी टेम्परेचर। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है बेटा, फायर अलार्म्स में, और थर्मोमीटर्स वगैरह में। सही है। तो बस इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते, वरना मसला हो जाएगा। नए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि किया जाए। हमारा जो मेन टॉपिक बेटा है वो आता है गैस लॉस। लेट मी चेक, मुझे इसका एमसीक्यूज दिखाई दिया था पास्ट पेपर से, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, एक मिनट दीजिएगा, हाँ। सो हियर यू हैव एमसीक्यू, ठीक है। बायोमेटल स्ट्रिप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आप लोग देख सकते हैं बच्चा, कौन से प्रिंसिपल पर जो है ये वर्क करती है। सही है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बल्क एक्सपेंशन, डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन, या ऑल ऑफ दिस। सो व्हाट यू सजेस्ट द राइट आंसर फॉर दिस। द करेक्ट आंसर, नो, बल्क तो नहीं होता इसमें। ए एंड सी में, ए एंड मतलब आपको पहले और इन दोनों में कुछ देखना है। तो बेसिकली इसका आंसर है डिफरेंशियल, हाँ, सी। सी गुड, बिकॉज डिफरेंट ना, दो दो आपके पास है ना, तो आपके पास ये करेक्ट आंसर डिफरेंशियल, क्योंकि आपके पास दो मेटल यूज हो रहे हैं, और दोनों का लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट होता है, तो डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन इज द राइट आंसर, ठीक है। सही है बच्चों। तो चलिए गैस के लॉस की तरफ आते हैं, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जी। गैस लॉस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और काफी कॉन्सेप्चुअल चीज इसमें है। बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा मेरा बच्चा,
मैं इसको वैसे तो मैंने 2 दिन में थर्मोडायनेमिक्स खत्म करवा देनी थी या करवा देनी चाहिए, बट आप लोगों के लिए मैंने लॉस को कल पे रखा है। आज मैं कोशिश करूंगा इसको हम अच्छे से डिटेल में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के साथ साथ करें, ताकि आपको फिर बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद गैस लॉस। तो मेरे तो सबसे पहले आपके पास है बॉयल लॉ। आप सब लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो क्या कहता है बेटा? सबसे पहली बात तो फॉर अ गिवन मास, फॉर अ गिवन मास आप लोगों ने ध्यान में रखना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन, वॉल्यूम इज, जिस कंडीशन में ये कंडीशन रख के, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, सही है। या इसको आप लोग कहते हो, अगर मैं पीवी लिखूं, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है मेरा बच्चा। तो आपने इसमें एक तो मास को फिक्स रखना है, मास को चेंज नहीं करना। 10 किलो आपने दूध लिया तो 10 किलो हो, 1 किलो 2 किलो फिक्स रखा। और आपने टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट। तो जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो आप बोल रहे हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली हैं। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लाइक गैसेस है, आप गैसेस को जब एक बैलून में बंद कर देते हो तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम हो गया। वही उसको जब आप एक रूम में निकाल दो तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये चल रही होती है। तो ये आप लोगों ने, मेरा बच्चा, जहन नशी करना है। ठीक है, इसकी मिसाल है मेरे, अगर आपको मैं समझाऊं, तो ये जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, ठीक है मेरा बच्चा। तो क्या होता है, हम जब इनहेल करते हैं तो हमारा फेफड़े में वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रेशर जो है वो उसके वाइस वर्सा चल रहा होता है। ठीक है, ठीक है बच्चा जी, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और उसके बाद मेरा बच्चा एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, अब मैं कहता हूँ मेरे पास कोई 2 पॉइंट है कि, एक मैं से बताता हूँ, इस पॉइंट पर प्रेशर P1V1 था। ठीक है, और कुछ देर बाद स्टेट स्टेट चेंज होकर प्रेशर P2V2 हो गया। ठीक है, ये 2 स्टेट में काम हो रहा होता है ना। एक स्टेट है इनिशियल स्टेट 1 1, उसके बाद एक अगली स्टेट फाइनल P2V2। तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक स्टेट क्या होता है, P1V1 ऑलवेज इक्वल टू P2V2। यहीं से आपको अगर P1V1 वॉल्यूम और प्रेशर दे दिया जाए, P2 दे दिया जाए, आप V2 निकाल सकते हो या P2 निकाल सकते हो। बोथ आर ओके। सही है, सही है मेरे बच्चों। तो ये आप लोगों ने जहन नशीं करना है, P1V1 इक्वल टू P2V2। सही है, बॉयल्स लॉ, इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर खासकर जहन में रखना है। जब मैं आपको आइसोथर्मल पढ़ाऊंगा तो आइसोथर्मल का रिलेशन बॉयल्स लॉ के साथ कैसे आता है वो आप लोगों को समझ में आएगा। सही है। अच्छा, आपके पास ना 2 किस्म की गैसेज होती हैं। रियल गैसेस 2 किस्म की नहीं होती, खैर। आप अज्यूम करते हो कि हमारे पास ना रियल गैसेस हैं। ठीक है, ठीक है, रियल गैस है। बट हमारे पास हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए गैस को आइडियल एज्यूम करते हैं। ठीक है,
आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो होती है जिसको हम कहते हैं कि प्रेशर जो लगा रही है वो कोई नहीं है, इसका आपस में इसका साइज बहुत ना होने के बराबर होता है, ये पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, फोर्स एग्जर्ट नहीं करते, तो आइडियल हम आइडियल कंडीशन लगा के कहते कभी आइडियल गैस है, बट रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में गैस प्रेशर भी लगा रही होती है, उसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी होता है। ठीक है। सो अगर मैं रियल गैसेस की बात करूं, तो आप लोगों ने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पल्लू से बांध लेना मेरा बच्चा, कि अगर मैं आपसे एक बात करूं, ये आप लोग इसको रख लो, लिख लो, लिख लो। रियल गैसेस ओबेस बॉयल्स लॉ एट। अब बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज लिखने लगा हूं, ये एमसीक्यूज में इसी तरीके से आ जाती है। रियल गैसेस बॉयल्स लॉ को ओबे करती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है। अब इसका इसका रीजन क्या है? बेटा लो प्रेशर पे क्या होता है? लो प्रेशर पर ना रियल गैस में लो प्रेशर का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं और वो प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, वो आइडियल की तरह बिहेव कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर करने से क्या होता है? हाई टेम्परेचर से भी ये होता है कि मॉलिक्यूल्स की आपस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ठीक है, वो आइडियल बिहेव करते हैं। तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर अगर आप दोगे, तो आपकी रियल गैस बॉयल्स लॉ को बहुत अच्छे से ओबे कर रही होगी। आपने अगर टेम्परेचर बहुत कम रखा ना, -100 डिग्री सेल्सियस, -200, ठीक है, तो वहां पर फिर बॉयल्स लॉ को से वो डेविएट कर जाते हैं। ठीक है। ठीक है, इसका ऑपोजिट अगर आप लोग लिख लो, मैं नहीं लिख रहा, तो रियल गैस इज डेविएट्स बॉयल्स लॉ एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर हाई करोगे, मॉलिक्यूल को बहुत नजदीक नजदीक ले आओगे, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत लो कर दोगे, तो फिर उनका बिहेवियर बॉयल्स लॉ से डेविएट कर जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा। ठीक है, इसको बेटा नोट कर लें, अच्छे से इसको देख लें। तो बॉयल्स लॉ ग्राफ्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। जी कोई सवाल है बेटा, पूछ लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। आई एम हेयर टू यू। बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, आराम से हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, कल का दिन भी है, और कोई सवाल है पूछ लो। लो लो प्रेशर बेटा, मैं भी समझा देता हूँ आपको। अब जरा से ग्राफ देख लेते हैं, मेरे बच्चे से ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं, बस नोट कर लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स ग्राफ। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो या तो मैं यहाँ पर पी और डायरेक्ट प्रेशर वॉल्यूम ले लूंगा, या मैं प्रेशर और 1/वॉल्यूम का ग्राफ भी ले सकता हूँ। ठीक है, सही है। तो अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ लेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा आइसोथर्म मिलेगा। कैसा? कुछ अब मैं यहाँ पर शायद अच्छे से प्यारा ना बना पाऊँ, खूबसूरत होना चाहिए। वाह,
ठीक है मेरे बच्चों। और अगर यहाँ बनाऊँ तो मैं, तो सीधी लाइन है, ठीक है, बिल्कुल लीनियर होता है। ठीक है बच्चों, प्लीज इसको देख लीजिए। टेम्परेचर की वैल्यू जैसे जैसे बेटा बढ़ेगी, ग्राफ थोड़ा सा ना आगे शिफ्ट होता जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला पी और वी की बात कर रहा हूँ मैं। बेटा नोट कर लो, शाबाश, प्लीज इसको नोट कर लो। कोई भी सवाल है आप लोग इसमें पूछ सकते हो। मच्छर काट रहे हैं मुझे यार बच्चों। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या मैं वो यहाँ बना के दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं बनाऊँ। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर अगर टी है, और इसका अगर इसका टी है, तो इट्स मीन टी इज ग्रेटर देन दिस टी। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, इज दैट क्लियर? चार्ल्स बाबू के पास चले। सर्कल रिकॉर्डिंग, यार रिकॉर्डिंग में पता करता हूँ मेरा बच्चा। हाथ कौन खड़ा कर रहा है? हाथ खड़े करते हो आप लोग, सवाल भी पूछते फिर यार। चलो मेरा बच्चा। सो अगला हमारे पास है चार्ल्स भाई। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास क्या है? मदर में स्प्रे की मदर थी कौन है यार? इसकी कंडीशन ये है, फॉर अ गिवन मास, वो बंद करो, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, फॉर अ गिवन मास एट कांस्टेंट, फॉर अ गिवन मास एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो ये भाईजान ने ये कहा था कि हमारे पास वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर बात बेटा गैसेस की हो रही है, बट मैं आपको एग्जांपल दूं आपके पास दूध के साथ। तो दूध का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो क्या होता है, आहिस्ते आहिस्ते दूध आपका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बढ़ा होता है, मास नहीं बढ़ा होता। 1 किलो दूध आपका बढ़ के 2 किलो दूध नहीं हो जाता, बट उसका वॉल्यूम बढ़ा होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो सकता है। एंड इसको आप कह सकते हो कि वी, और वहां जाके टी, वी अपॉन टी आपके पास मेरे बेटा क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये आपके पास वी अपॉन टी कांस्टेंट है। और अगर मेरे पास स्टेट चेंज हो रही है, मैं कहता हूँ आपके पास स्टेट, ये कोई स्टेट थी, स्टेट चेंज होके यहाँ चली गई है, या वी वन और टी वन आपके पास दो वेरिएबल्स थे,
और आपके पास V2 और T2 वेरिएबल बन गए। तो मेरा बच्चा आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ना, आपके पास जो बनता है V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, ये 4-5 पेज का PDF जो होता है बड़ा जरूरी है बेटा, नोट करते हो अपने पास, ये आप एंड पे आपको रिवीजन में बहुत काम आएगा। मैं तो कहूँगा इसके प्रिंट निकलवा लो। ठीक है, 10 रुपये का प्रिंट निकलता है, 4 का प्रिंट निकाल लो, 40 रुपये का। तो ये आपका, ये जितने मैं करवा चुका हूँ, इसकी एक फाइल बना लो, इसको करते रहो, इंशाल्लाह इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। 4 से 5 पेज का PDF होता है, लेकिन इसमें बहुत आपको बस कीमती चीजें मिल जाती हैं। एंड पे रिवीजन में आसानी हो जाएगी। ये अगर आप अपने अपने हाथ से नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा मेरे बच्चा, चार्ल्स ला का जो ग्राफ था वो बड़ा मजे का था। आ, चार्ल्स भाई के ग्राफ में क्या था, इसका मैं आपको बताऊं। इसकी अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं मेरे बच्चों, तो इसकी डायग्राम जो है वो कुछ ऐसी है। ये कहा था चार्ल्स भाई ने, देखो, प्रेशर पिस्टन उसने चेंज नहीं किया, मतलब प्रेशर भाईजान ने कांस्टेंट रखा हुआ है। चार्ल्स भाई ने प्रेशर क्या रखा था, कांस्टेंट। तो पहले 1 फ्लेम था, 3 फ्लेम हुआ तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो देखो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो ज्यादा प्रेशर लगाने लग जाते हैं। ठीक है, तो प्रेशर आपके पास इंक्रीज हो जाता है तो वो वॉल्यूम बढ़ जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ चार्ल्स की कंडीशन थी। अब अगर मैं बात करूं ग्राफ की, तो ग्राफ ऑफ चार्ल्स दा की अगर मैं बात करूं, तो मेरे बेटा देखो, ग्राफ किसी में है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ना मेरे बच्चा। ग्राफ इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास, देखो बच्चों, ग्राफ हमारे पास, सो अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं, दिस ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बेसिकली, दिस ग्राफ इज बिटवीन वॉल्यूम एंड यहाँ पर आपके पास मेरा बच्चा क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, सो अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। आप बोलेंगे सर ये आपने जीरो क्यों नहीं बनाया। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपने ग्राफ को जीरो क्यों नहीं किया। ये जीरो यहाँ पर है ना बेटा, यहाँ पर जीरो है, तो ग्राफ को मैंने जीरो। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने भी यही कहा कि भाई वॉल्यूम तो जीरो नहीं हो रहा, टेम्परेचर आपने जीरो कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली ग्राफ किसमें है, ये डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में आने के बाद भी आपका वॉल्यूम तो जीरो नहीं हुआ। ठीक है, वॉल्यूम तो जीरो नहीं हो रहा। तो फिर उन्होंने इसको एक्सट्रापोलेट किया और इसको लेकर आए पीछे, इसको पीछे मेरे बेटा लेकर आए ग्राफ को। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया, यहाँ पर एक पॉइंट आया -273 डिग्री सेल्सियस, जहां पर उन्होंने कहा भाई ये वो पॉइंट है जहां पर
वैसे तो वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, ये बात कॉमन सेंस में नहीं आती, बट ये वो पॉइंट है जहां पर वॉल्यूम जीरो हो जाता है, ठीक है। या मैं आपको लिखवा देता हूँ, इट इज अ पॉइंट वेयर वी अज्यूम, इट इज अ पॉइंट वेयर वी अज्यूम वॉल्यूम बिकम जीरो, या ये वो पॉइंट है मोशन सीज हो जाती है। पूरी यूनिवर्स रुक जाएगी अगर ये इस पे आप चले जाएगा ना बेटा, तो आपकी पूरी कायनात रुक जाएगी, मोशन आपकी सीज हो जाएगी। ये एब्सोल्यूट पॉइंट आ गया, ऐसा पॉइंट आया जो एब्सोल्यूट है। ठीक है मेरा बच्चा, ये कौन सा पॉइंट है? ये एक एब्सोल्यूट पॉइंट आ गया, एक ऐसा पॉइंट जहां पर इंसान को फिलहाल नहीं पता कि क्या होता है, बट हमने अज्यूम किया कि वो पॉइंट है जहां पर वॉल्यूम जीरो हो जाता है, मोशन सीज हो जाती है, इसलिए इसको कहा दिया गया दिस इज एन एब्सोल्यूट पॉइंट। दिस इज एन, ये एक एब्सोल्यूट पॉइंट आ गया, या इसको नाम दे दिया गया एब्सोल्यूट जीरो का। पर यहाँ से हमने अब सेल्सियस को तो कह नहीं सकते थे, फिर यहाँ से हमने एक नया स्केल बनाया जो कि जो कि यहाँ पर हमारे पास जीरो केल्विन, फिर इसमें अब जब जीरो केल्विन यहाँ पर गया तो फिर वो 273 केल्विन हो गया। ऐसा ही था ना, स्केल में आपको कराए थे, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर मैं जीरो बोलूँ, सेल्सियस में बात करूँ तो, और आगे फिर अगर आप जाओगे तो ऐड करते जाओगे, तो दिस इज द पॉइंट वेयर मोशन सीज, मोशन आपकी क्या हो जाती है मेरा बेटा, सीज हो जाती है, रुक जाती है, और इसको एब्सोल्यूट पॉइंट कहा गया। तो ये सेल्सियस के यहाँ से निकला था। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा पूछ लो, इज एनी प्रॉब्लम इन दिस ग्राफ, तो आप लोग मुझसे बेटा, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एमसीक्यूज देता हूँ जी बेटा। इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट, यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, यहाँ पर करंट में जो कंडक्टर्स की कंडक्शन इनफाइनाइट हो जाती है, एक बार करंट गया तो फिर करंट बहता ही रहेगा, जिसे हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो देर इस पॉइंट पर बहुत सारी, जी बेटा क्या कह रहे हैं, मोशन के बाद क्या? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर अजबिक, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। मैंने जो देखा था उसमें था, सीएस मिल जानी चाहिए। अच्छा ठीक है, सो लेट्स वी हैव सम, मेरे बच्चों बताइए। जी बेटा बताएं, का आंसर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी अपॉन टी इज कांस्टेंट, वेरी गुड, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सो जी बच्चों इसका आंसर बताइएगा, अगर प्रेशर को डबल कर दिया जाए। ठीक है, प्रेशर को आप डबल करेंगे
तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली, बॉयल्स ने क्या कहा था? प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली, तो प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिन, ठीक है। तो ये अपने, सही है। इज दैट क्लियर? बच्चों ये क्लियर है? बच्चों इज दैट क्लियर? जी बेटा बोले, तूबा बोले बेटा। नो, आपको खाली पता होना चाहिए, क्वेश्चन में तो लिखा जाएगा सब। ये देख लो यार, भाई ग्राफ को यही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आया तो वॉल्यूम जीरो नहीं हुआ, बल्कि वॉल्यूम मौजूद होता है। आपको पता है ना, वॉल्यूम मौजूद होता है, या हर चीज सॉलिड नहीं बनती, खाली वाटर जो सॉलिड बनता है खाली। तो हमने क्या किया, इसको एक्सट्रापोलेट किया और पीछे लाते लाते एक पॉइंट पर लाए, -273 पॉइंट पर आकर क्या हुआ, -273 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो ये एक नया से स्केल बन गया, इसको जीरो केल्विन बोल दिया, और ये आपके पास एब्सोल्यूट जीरो बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहां पर वॉल्यूम बिकम जीरो, मोशन सीज। ये बड़े जबरदस्त से पॉइंट इसके वो है, रिजल्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, ये आपने इसके बारे में ये कहा था, ठीक है। तो बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है, कोई आसान है यार, इसकी कोई चीज मैंने बताई नहीं। चलो ये कल कल वाले टॉपिक से भी एक एमसीक्यू हमने आपको दोबारा दे देते हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन। जी बच्चों से क्या आंसर है, शाबाश बताइएगा। व्हाट शुड बी इट्स आंसर? वेरी गुड, केल्विन जो है वो आपके पास, केल्विन जो है वो टेम्परेचर का वो है, यू कैन नॉट मेजर इट। हीट, हीट एनर्जी, ठीक है। हीट की डायमेंशन क्या होगी, जो वर्क वाली है, बट क्या है, क्या मतलब? हीट की डायमेंशन बेटा वही होगी जो वर्क की, टॉर्क की, या एनर्जी की होती है, किसी भी एनर्जी की होती है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों इसका क्या आंसर है? टू एंड्स ए एंड बी ऑफ अ रॉड आर एट टेम्परेचर -10 एंड -30 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? एक रॉड है, और उस रॉड को दो एंड्स हैं, ये कोई रॉड है, उस रॉड का एक एंड का टेम्परेचर है, और इसका जो एंड बी है वो है -30। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, ए से बी या बी से ए, मतलब -10 से -30, या माइनस, या विल नॉट फ्लो? ऑप्शन ए करेक्ट, बी, सी और डी, आपका माइंड क्या कहता है?
तो बेटा हीट फ्लो करती है हॉट से कोल्ड, ठीक है। हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। हीट फ्लो करती है हॉट से कोल्ड। तो -10 का टेम्परेचर हाई है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो -10 बड़ा नंबर है, तो ये आपके पास हाई टेम्परेचर पर है। और ये आपके पास लो टेम्परेचर पर मौजूद है। तो हीट आपकी फ्लो करेगी, ठीक है, -10 टू -30। आसान सा था बट कॉन्सेप्चुअल सा है ये। इसमें कोई समझाने वाली चीज है नहीं। ये तो सबको पता है ना बेटा, बड़ा नंबर कौन सा होता है, -10 या -30। डेफिनेटली -10 नंबर इज ग्रेटर देन -30। चले, इसके एमसीक्यूज बहुत हो गए। अब जरा बात कर लेते हैं जनरल गैस इक्वेशन की। वी विल नॉट गो इनटू इट्स डिटेल, बट आपको लिखवा देते हैं ये। तो मेरे बच्चों, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, मुख्तलिफ डाल्टन वाल्टन लॉ जो इसका आपके कोर्स में हिस्सा नहीं है, उनको पढ़ते पढ़ाते जब आपके पास एक इक्वेशन बन गई जिसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, जो कि मेरे बेटा होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर जो पी वी और टी तो आपको पता है कॉन्स्टेंट्स हैं, बट व्हाट अबाउट एन? एन बेटा होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। एन आपके पास क्या होते हैं? एन कहलाते हैं मेरे बच्चा नंबर ऑफ, और आर आपके पास मेरा बच्चा है जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, जनरल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आर की जो वैल्यू है ना मेरा बच्चा, वो होती है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। जॉल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल जो होता है ना, एक थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता दूं साथ साथ में। जो मेरे बच्चा नंबर ऑफ मोल होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल जो मेरे बच्चा होते हैं ना, वो होते हैं जैसे आपके पास कोई है मैस, गिवन मास। आपको मैंने कोई मास गिवन, कोई आपको मैंने गैस दी, उसे हम कहते हैं गिवन मास। और डिवाइडेड बाय आता है आपके पास मोलिक्यूलर मास। जिसको आप लोग मेरे बच्चा पढ़ते हो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ये आप लोगों ने याद रखना है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम मास। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू पुट करके इसको और मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा एक और भी, चलो लगे हाथ तो लिखवा देता हूँ कि एक एन का फार्मूला एक और भी आपको पता होना चाहिए। और मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है बेटा? 10 है, 20, 30 जो गिवन होते हैं, जो आपके हाथ में है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है मेरा बच्चा? एवोगैड्रो ने बेसिकली एक साइंटिस्ट थे। एन हमारे पास क्या है? ये होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिक्स होते हैं पर मोल में। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर होता है 6.02। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6.02। ये मैं अपनी प्रीवियस नॉलेज की बेस से बता रहा हूँ। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल जो होते हैं वो, एक मोल आप कुछ भी लो, एक मोल वाटर लो, एक मोल आप हाइड्रोजन गैस लो, कुछ भी लो, 1 मोल अगर आप लेते हो तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे, ये फिक्स नंबर होता है।
ठीक है, तो एन एवोगाड, और एन कैपिटल आपके पास नंबर है, ठीक है, तो एम अपॉन एम, एन अपॉन एन ए, ये मैंने रट्टा मारा हुआ था बचपन से। आप एक एज केमिस्ट्री में आपने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आप इसको अपने जहन नशीं कर सकते हो, ठीक है मेरा बच्चा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? अजबिक, वेरी गुड बच्चे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। -23 नहीं, प्लस का 23 ना, माइनस लगा दिया मैंने। नहीं, नंबर है बेटा, माइनस कैसे आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन। जैसे मैं कहता हूँ बेटा ये लो 10 मॉलिक्यूल ले लो, ये लो 20 ले लो, 30, जो मैं आपको गिवन दूंगा, जैसे स्मॉल एम है ना, तो डिवाइड में हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ऊपर जो है वो गिवन वैल्यू, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये तो होंगे ना, एक एक 1 kg, एक 1 ग्राम में कितने होंगे, 2 ग्राम में, वो तो डिफरेंट होंगे ना। ब्रिटिश थर्मल यूनिट आलिया, BTU इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट, कल मैंने आपको उसका लिखवाया था, ठीक है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, जब दूंगा ना मैं आपको इंशाल्लाह वहां मिल जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा। अब जरा बात कर लेते हैं, लेट मी सी इट्स MCQ, जो इसमें पास्ट पेपर में भी पूछा हुआ है, तो ताकि आपकी लगे हाथों क्लियर हो जाए। अच्छा, ये एक बड़ा जबरदस्त सा MCQ मुझे मिला था मेरा बच्चा पास्ट पेपर से, तो इसका मुझे आंसर बताओ बच्चों, बाद में भूल जाऊंगा देना आप लोगों को, साथ साथ करते आ रहे हैं। बच्चों मुझे इसका आंसर बताओ प्लीज। शाबाश, बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बिकम जीरो, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा एट, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये एब्सोल्यूट जीरो है, या 0 केल्विन तो है नहीं, तो आपके सेल्सियस में, तो ये वो टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम जीरो हो जाता है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, आपको समझ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट बच्चों, माशाल्लाह। बहुत खुशी होती है जब आप सही आंसर देते हो ना, कि हमारा जो है वो आ, आप दिल रख लेते हो, यार वाह। चलें, तो मेरा बच्चा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर जाते हैं जरा, KMT। और KMT को मैं जो है आपको लिखवाने बैठूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, तो लेट आई हैव इट्स सम पॉइंट्स, इसके मेन मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में कोई परेशानी ना हो। सो मेरे बच्चों, यही KMT, let's give me some shine, give me some wind, give me some another chance, grow up once again. So I have grow, but इसको भी हम कर लेते हैं। लेट्स, हाँ, तो बेटा ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी गई थी एक गैसेस की, तो ये आप लोगों ने इस इन पॉइंट में से कोई MCQs बन के आ सकता है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ। द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस आर डिस्क्राइब बाय द सेट ऑफ फंडामेंटल assumptions, कुछ assumptions की गई, ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो इसका प्रेशर निकाला जाएगा और जो भी डेरिवेशन हुई। लेकिन ये KMT, या ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। पहला, अ गैस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल, गैस जो होती है मॉलिक्यूल्स उसको माना जाता है। Depending on the gas, each molecule will consist of an atom or group of atoms. All molecules of the gas in stable state are considered identical, ठीक है, ये तमाम आइडेंटिकल होते हैं, मतलब बिल्कुल, उससे आप क्या कहते हो, सेम शक्ल के होते हैं, सेम, हर तरफ से सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अगर एक एलिमेंट की बात की जा रही है, अगर मिक्स गैसेज है तो डेफिनेटली नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्स कर दोगे तो डिफरेंट हो जाएंगे, बट आइडेंटिकल होते हैं अगर आप लेते हो। अच्छा मेरे बात, उसके बाद आज तो श्योर नहीं है ना क्लास में, एनी फाइनाइट वॉल्यूम, किसी फाइनाइट वॉल्यूम में मेरा बच्चा
किसी भी फाइनाइट वॉल्यूम में क्या होता है, एनी फाइनाइट, फाइनाइट मीन आप कुछ जो हो वो आप जो लेते हो वॉल्यूम को, आपने फाइनाइट लिया, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं, कुछ आपने एक कमरा एक घर या एक बैलून में ले लिया, फाइनाइट वॉल्यूम। ऑफ कंसिस्ट वेरी लार्ज नंबर, फिर भी बहुत लार्ज नंबर होता है मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, फिर भी बहुत लार्ज नंबर के मॉलिक्यूल होते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाई भी कर सकती है। तकरीबन इतने मॉलिक्यूल, 3 × 10⁻25, ये बहुत बड़ा नंबर है, 1 क्यूबिक मीटर में होता है। अगर आप 1 क्यूबिक मीटर कोई भी चीज लेते हो नॉर्मल हालत में, 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर मीन एक क्यूब उसकी हाइट हो, एक क्यूब उसकी विड्थ हो, एक उसकी लेंथ हो, उसमें भी 3 एक्सपोनेंशियल 25, ये बिलियंस मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अगर आप इनफाइनाइटली, तो फिर खरबों 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 होंगे ना, लेकिन वैसे ही अगर आप 1 क्यूबिक मीटर भी लेते हो उसमें इतने सारे होते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। थर्ड, ये मॉलिक्यूल आपस में सेपरेट होते हैं बहुत लार्ज डिस्टेंस से, एज कंपेयर टू देयर ओन साइज, ठीक है। अगर इनको अपने साइज से कंपेयर करो ना, जैसे मैं कहता हूँ बेटा, हम अपने साइज, हमारे साइज के हिसाब से कराची से अ, इस्लामाबाद का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे हिसाब से ना, हमारे, अगर मैं बोलूँ एक सूरज, मून है, अभी मून का साइज ही इतना बड़ा है, ठीक है, कि मून के लिए तो कराची से इस्लामाबाद जाना कोई मसला है, ठीक है। तो फिर मून के लिए हम बात करेंगे और डिस्टेंस, या एक चींटी के लिए एक गली का डिस्टेंस पार करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि चींटी के लिए तो चींटी का साइज बहुत छोटा है। तो अगर ये एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर भी दूर है तो इनका साइज इतना छोटा होता है, इनके लिए 1 सेंटीमीटर भी कई किलोमीटर का है, ठीक है। तो एज कम्पेयर की बात ये आती है इनकी उन डायमेंशन के हिसाब से, इनकी डायमेंशन वो छोटी होती है, ये बहुत आपस में क्या आप कहते हो, ये बहुत वो होते हैं, आ, इनकी डायमेंशन बहुत छोटी है, ठीक है मेरा बच्चा। ठीक है, इनका डायमीटर होता है मॉलिक्यूल का, स्क्वायर समझ आता है। और इसका जो डायमीटर की बात की जाए, मैं अगर डायमीटर की बात करूँ, कितना छोटा डायमीटर होता है, 3 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर। अभी कुछ भी नहीं है बच्चों, 3 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर कुछ भी नहीं है। इसके बाद मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ये हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, सही है, और वेरियस स्पीड के साथ, और बनाते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, आपको भी याद होना चाहिए, ऐसा कोलिजन जिसमें ना तो मोमेंटम जाया होता है, ना ही काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, जाया होती है, कंजर्व रहती है। बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व एंड मोमेंटम आल्सो कंजर्व, मतलब कंजर्व का मतलब लॉस ना हो, ठीक है, आइडियल कंडीशन ये होती है। विद वन अनदर एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर कैन बी कंटेनर परफेक्टली स्मूथ वगैरह। मॉलिक्यूल एग्जर्ट्स नो फोर्स, ठीक है, मॉलिक्यूल जो होते हैं फोर्स वोर्स कोई नहीं लगाते, ये हमारी अजम्पशंस हैं अपनी बनाई हुई, लेयर में लगा रहे होते हैं, ऑन वन अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, कोलिजन के बगैर अलावा एक पर फोर्स नहीं लगा रहे होते। Therefore, in between collision with other molecules or with evolving containers, they move freely, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है। और न्यूटन मैकेनिक्स एप्लीकेबल होती है, इसी न्यूटन मैकेनिक्स की एप्लीकेशन को यूज करते हुए हमने किया, ठीक है मेरे बच्चों। ये चीज क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे बेटा आप लोग मुझसे पूछ लें। ये मेन पॉइंट है, इनमें कुछ भी एमसीक्यूज बन के आता है तो मैंने मेन पॉइंट लिख दिए हैं। अब आपको पूरी पूरी लाइनें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने बस इन पे नजर दौड़ाएंगे, आप जब जब भी नोट्स खोलेंगे तो आपके लिए आंखें आपको सब बता देंगी, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है फाइनाइट वॉल्यूम में, आइडेंटिकल है वगैरह वगैरह, तो आपको सब, ठीक है ना। डायमीटर का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल आपके पास जो है गोल सा स्फेरिकल, इनको ज्यूम किया जाता है, और स्फेरिकल ज्यूम किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डायमीटर जब फाइंड आउट किया गया, ठीक है, डायमीटर, ये एक मॉलिक्यूल है, तो मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा बना दिया, दिस इज एनी मॉलिक्यूल ऑफ, तो जो डायमीटर निकाला गया, और -10। न्यूटन मैकेनिक्स,
एप्लीकेबल। लास्ट पॉइंट क्या है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन मैकेनिक्स क्या है बेटा? एफ इजिकल टू एम में वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। ये जो भी पी इजिकल टू एम वी मोमेंटम वाले फॉर्मूले जो भी आपने पढ़ी है ना, चैप्टर नंबर 3 4 5 6 जो मैंने आपको पढ़ाई है इससे पहले फर्स्ट ईयर में, वो सारी न्यूटन मैकेनिक्स है, वो उस पर एप्लीकेबल होगी। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग। बेटा इसी की बेस पर हम निकाला गया प्रेशर ना, इसी की बेस पर एक बड़ी डेरिवेशन आप लोगों ने की होगी। सब बच्चों ने जो कराची बोर्ड में पढ़ रहे हैं या इवन के मैं पंजाब बोर्ड में भी, एक आपने डेरिवेशन की थी। और वो डेरिवेशन क्या थी मेरे बच्चों? ये आप सबने डेरिवेशन की हुई है अच्छे से, आप सबको याद आ जाएगी अभी। तो मेरे बेटा डेरिवेशन क्या थी, पहले वो बात कर लेते हैं। हमने एक क्यूब लिया था, उसमें एक पार्टिकल को रखा, उस पार्टिकल ने जो है वो लेफ्ट राइट मूव किया, ठीक है। और ये आप लोगों ने डायग्राम बनाई होगी, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम थी, इसको आपने एक बड़ी खतरनाक किस्म की आपने डेरिवेशन की थी। आई विल नॉट गो इनटू एंटायर डेरिवेशन बिकॉज इफ आई स्टार्ट दिस, सो हमारा जो है वो सारा जो है वो निज़ाम खत्म हो जाएगा और खराब हो जाएगा सारा मामला। तो हम डायरेक्ट उसके रिजल्ट पे आते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल हमने लिया था और हमने कहा था ये मॉलिक्यूल क्यूब में घूम रहा है, फिर हमने अज्यूम किया था बहुत सारे मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास एक ना प्रेशर निकल के आया था मेरा बच्चा, और उस प्रेशर की आपको सबको याद होगी वैल्यू, वो ये थी पी इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार, ठीक है। वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन, एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रेशर आ गया था, दिस इज द प्रेशर जो कि आप मोलिक्यूल्स लगा रहे होते हैं जब वो किसी कंटेनर में होते हैं, ठीक है बच्चा? इज दैट क्लियर? सबने की हुई है ना? याद करो सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स में जब गैस लॉज में आप पढ़ रहे थे तो आपने पीएनडी की बात की थी। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं। वेरी गुड, ठीक है। सो ये डेरिवेशन हमने की थी, आप हमने रट्टा मारा था, और ये इसका रिजल्ट आया था। यहाँ पर पी है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस ऑन द बेसिस ऑफ केईटी। ऑन द बेसिस ऑफ के, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पर जो रो है ना बच्चों, रो की वैल्यू, ये डेंसिटी है। ये बेसिकली क्या है? ये है मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस, सही है। और बेटा वी डैश स्क्वायर जो है, या वी स्क्वायर, ये क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। इसी के रिजल्ट को बेटा जब आगे फर्दर सॉल्व किया गया ना, तो इसी के रिजल्ट को जब आगे फर्दर सॉल्व किया गया, इसमें
वैल्यूज रख कर, तो आपके पास रिजल्ट जो निकल कर आया, तो जब आपने इसको सोल्व किया फर्दर, आपके पास ना एक रिलेशन आ गया था काइनेटिक एनर्जी का, और वो आया था 3/2 kT। ठीक है। के हमारे हमारे पास जो है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास है के। की वैल्यू मैं देख रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही। बच्चों एक मिनट रुक जाइए। आपको ना डेरिवेशन करने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। ये डेरिवेशन बीच में काफी जो न्यूमेरिकल में मुश्किल आपके पास चीजें आ रही हैं, काफी चीजें आपको आपके पास होंगी, आपने उन चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। वेट आने बेटा, एक मिनट रुक जाइए, मुझे इसका जरा के की वैल्यू को नहीं मिल रही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये। ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर अब देखो ना, इस फॉर्मूले के तहत के कांस्टेंट है, 3/2 सब कांस्टेंट है, तो इट्स मीन ये जो हमारे पास रिलेशन निकल गया था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से इस डेरिवेशन के बाद आपके पास हुई थी, बेसिकली ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल की जो सीधी मोशन है, रोटेशन को हमने एग्जाम कर दिया था ऐसे। ठीक है। सो ये आपके पास 3/2 kT, इसी की डेरिवेशन रेट आपके पास आ जाता है। एक तो पी इक्वल टू एन आर टी थी, एक इक्वेशन और बेटा आ जाती है पी इक्वल टू एन के टी। एक थी पी इक्वल टू एन आर टी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। एन आर टी, जब नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो आर आएगा, यहाँ पर क्या आता है। और यहाँ पर एक और इक्वेशन आपके पास बन के आती है, के की होती है वो 3/2 RT। ठीक है। ऊपर वाली है फोर वन मॉलिक्यूल, अपर वाली बेटा 4 मॉलिक्यूल है। ठीक है प्यारे बच्चों। सो ये कुछ चीजें आप लोगों ने ध्यान से करनी है। ये फार्मूले जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, इसको आपको जरा सा हाईलाइट करके अपने पास नोट कर लें। नंबर 1 दिस, नंबर 2 मेरे बच्चे दिस, नंबर 3 मेरे बेटा ये दिस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब एक साथ लिखवा दूँ। और मेरा बेटा दिस वन ऑल्सो, एनकेटी भी आपको पता होना चाहिए, इसके एमसीक्यूज भी आते हैं अभी।
और ये भी। लेट मी हैव सम एमसीक्यू ओवर दिस, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। बच्चों मुझे इसका आंसर बताइए। द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस इज, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाँ जी बताएं। व्हाट शुड बी इट्स आंसर बच्चों? ठीक है, एमसीक्यू जैसे ही आएंगे, हलवा हलवा, टेंशन ना लो। हाँ, दिस इज फॉर। 3/2 RT, ठीक है बच्चों। दिस इज फॉर। और चलें ठीक है, सही है मेरे बच्चों। अब जरा बात करें थे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। मेरे बच्चों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? लेट वी हैव। तो बच्चों हमारे पास जो रिलेशन था प्रेशर का, वो था 1/3 रो स्क्वायर बार। तो अगर मैं इसको अलग करता हूँ ना, अगर मैं वेलोसिटी को अलग करता हूँ स्क्वायर बार को, तो मेरे पास वहां बन जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा, पी से मल्टीप्लाई होगा, और 3p/रो। सही है मेरे बच्चों। तो अगर मैं कहता हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे बच्चा क्या होगा? आप इधर भी रूट लेंगे, और अंडर बेटा क्या आ रहा होगा? वी। ठीक है, इस तरीके से। और वहां पर 3p/रो, और आप दोनों साइड लोगे। ठीक है, अब देखो देखो क्या लिखा हुआ है। पहले रूट है, फिर मीन है, फिर स्क्वायर है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। सही है बच्चों, क्या बोलते हैं? आर रूट, उसके नीचे मीन है तो एम, उसके नीचे स्क्वायर है फिर एस, RMS। और राइट साइड पर तो ये आता है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। उसी को RMS को ये बोल दिया है। और फर्दर जब इसको आप सॉल्व करते हो, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ द डेरिवेशंस, हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा, हमने तो एमसीक्यूज पर रहना है। तो बेटा इसके बाद जब आप फर्दर सोल्व करते हो, तो इसका एक और एक फार्मूला, जब आप प्रेशर की जगह V और NRT वो सारी चीज डालते हो,
बला 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 बला। तो फिर बता आपके पास RMS रूट मीन स्क्वायर, ये बन जा इसकी वैल्यू, एक और इसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट जो बन जाता है, वो बन जाता है 3 KP/m। सही है। सही है, मैं आपको यहाँ पर फिर अगेन बता दूं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये पहली है रूट, इसी को बोला, इसी को क्या बोला है, V। ऊपर रूट है तो RMS। और बेटा यहाँ पर देखो आप लोग, VRMS आपके पास जो इक्वल आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और ये आप लोग कॉमन सेंस भी कह रहा होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनका एनर्जी बढ़ती है, उनकी वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो बस ये इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना बेटा, वो मैं लिख लिख देता हूँ। के की वैल्यू, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 1.38, 10⁻⁻23 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोलिक्यूल पर केल्विन। ठीक है बच्चों। सो ये काफी सारे फार्मूले आप लोग को, मैं समझ सकता हूँ मिक्स हो रहे होंगे, बट आपने इसकी सेल्फ स्टडी करनी है, तो ये बेटा आपको याद होंगे। दीज ऑल फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेट 1, कुछ मैं आपको एमसीक्यू याद कराऊंगा इसके, कुछ कल भी कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। गैस के लॉ जो है, वन ऑफ द, बेटा मैं लेता हूँ आपके सवाल, आप सबके सवाल में लेता हूँ क्योंकि हमारा यह चीज खत्म हो रही है। प्लीज मुझे लिंक दीजिए ताकि मैं इसके जो है वो, तो मुझे ये सवाल इसका मिला था। बेटा क्या ऑप्शन है इसका, शाबाश बताइए। टेल मी इट्स आंसर बच्चों, तो स्लो करो। बेटा टेल मी इट्स आंसर। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। चलें, उसको मैं बाद में करता हूँ। उसको फिलहाल आप लोग ना इसको, इसको छोड़ो, इसमें मुझे चीज ठीक करनी है। इसका बताओ बेटा मुझे, इफ टेम्परेचर डबल VRMS ऑयल, टेम्परेचर डबल करने से VRMS पे क्या फर्क पड़ेगा? A B C और D बच्चों। काफी बच्चे बी कह रहे हैं, नो बी नो। ऊपर आपके सामने रिलेशन लिखा हुआ है बेटा, इसमें ये रिलेशन यूज होगा। बच्चों ये रिलेशन इसमें यूज होगा।
ठीक है, तो अगर आप डबल करोगे तो अंडर रूट टू टाइम्स आपके पास जो है वो, रूट टू टाइम्स आपके पास जो है वो बिकम्स रूट टू टाइम्स इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर है? जो मैंने सर्कल किया ना रिलेशन, देखो बेटा ऊपर। मैं बात करता हूँ, कुछ इश्यू हो गया होगा वरना हो जाती है, टेंशन ना लो आप, इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। शाबाश बेटा, इसका आंसर बताओ, सोचो। आई नीड फ्रॉम एवरी स्टूडेंट्स द राइट आंसर। इसका बेटा मुझे ठीक आंसर चाहिए था, बस बताओ। वाह। ओमेमा नहीं, ओमेमा गलत है। मैं ओमेमा रोमा। वेरी गुड बच्चे। अगेन सोचे ओमेमा बेटा। अभी है नो। अगेन सोचे। टूबा नो। रॉन्ग। सब्जेक्ट नो। नो प्रूव क्यों करनी है भाई? आपने थ्योरी का पेपर थोड़ी देना है बेटा, क्या हो गया? जितना बताओ उतना करो खाली बस। अजमीर नो बेटा। अताहा वेरी गुड। टूबा नो बच्चे, नो। हमजा नो। मैं बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया ना आपने, तो आप फार्मूला, वी आर एम एस का फार्मूला क्या बन जाएगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो 3 kT कांस्टेंट है, तो वी आर एम एस आपके पास बन जाएगी वो डायरेक्टली 1/√2 के। ठीक है, हायर मास लोअर। सो आपके पास क्या होता है मेरा बच्चा? लाइटर गैस हैज लेस मास, तो उसका लेस मास है। सो इट्स वी आर एम एस विल बी लार्ज एज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। ठीक है, तो बढ़ जाएगी। अब क्लियर है? ओके बच्चे, आप क्लियर है? ओके मेरे बेटा, आप क्लियर है? चलो। सो अब जरा बात कर लेते हैं बेटा हीट कैपेसिटी की। 2 मिनट का मैं रेस्ट दे रहा हूँ। रेस्ट फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक पढ़ना है। 2 मिनट का रेस्ट दे रहा हूँ बेटा। शुरू के भी कुछ मिनट आए हो तो वो भी मैंने कंपनसेट करना। पानी वाली पी लो। एम आई ऑडिबल बच्चों? आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो? ना, हीट बेसिकली, हाँ हीट उसी इसी में आते हैं, इसी ब्रांच में आते हैं। नहीं, आप, मैंने कहा था आपने ठीक दिया रोमा। आपको मैंने कहा था आपने ठीक दिया। मोटी मोटी आवाज आ रही है, क्यों भाई? नकी, पतला कर दें?
नो हो मामा, क्या होगा बच्चे? कंडीशन दे दी है। टेम्परेचर जीरो थोड़ी कर रहे हैं। ओके, हाथ बेटा लाजमी। हाथ दिया, मैं बता दूं बेटा। कौन? तो मेरे बच्चों, हीट कैपेसिटी इज द न्यू टॉपिक। तो मेरा बेटा, आप लोग देखते होंगे कि कुछ चीजें जो है वो जल्दी हीटअप हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, फिर वो जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। और कुछ को गर्म करने में काफी टाइम लगता है, फिर ठंडा होने में टाइम लगता है। जैसे पानी है, पानी को उबलते उबलते गर्म होते होते बहुत टाइम लगता है। उसके बाद फिर पानी जब ठंडा भी होते है, घंटों लगा देता है। ठीक है। जैसे उसके उसके अलावा जब आपके पास जैसे आयरन है, लोहा है, जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। ठीक है। तो ये रीजन क्या है? ये रीजन है हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी तो आपने समझ लिया होगा। कैपेसिटी का मतलब होता है काबिलियत या स्टोर करने की ताकत। और हीट मीन हीट। तो कुछ बॉडीज, जो बॉडी के अंदर जो हीट को स्टोर करने की जो वो होती है, सलाहियत होती है, उसे बेटा कहा जाता है हीट कैपेसिटी। ठीक है। द कैपेसिटी टू स्टोर हीट। ये देखो, धूप एक ही टाइम पे पड़ रही होती है मेरे बच्चा। एक ही टाइम पे धूप पड़ रही है। आपके पास सैंड पर, पानी पर भी। लेकिन पानी, आपका समुंदर जो है वो ठंडा होता रह रहा होता है, जमीन आपकी जल्दी गर्म हो जाती है। सो फिर ये क्या है, ये हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है। इसको आप लोग लिख लो मेरा बच्चा। हीट कैपेसिटी को आप लोग नोट कर लो। सो दैट इज योर हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टू अ यूनिट डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, डेल्टा क्यू मीन इतना आपको हीट रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर को रेज करने के लिए डेल्टा टी, ये कहलाती है हीट कैपेसिटी। ठीक है मेरे बच्चों। सी उसको बोलते हैं सी। ऊपर क्या है? क्यू। कितना क्यू देंगे डिवाइड में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, पर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो ये कहलाती है हीट कैपेसिटी। ठीक है मेरा बच्चा। और इसका जो यूनिट होता है, ये है केल्विन इनवर्स। सॉरी, जॉल। जॉल पर केल्विन। ठीक है। ये इसको आप जॉल पर डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। या ऊपर लेके जाओगे तो केल्विन इनवर्स बन जाएगा। उसके बाद बेटा, अब ये ना, ये टर्म ठीक नहीं है। ये इसके लिए आपको ना, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टर्म नहीं है।
मैं चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक टर्म मेरे पास आ जाए जिसमें मैं मास को कांस्टेंट कर दूं, फिर वहां बन जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अगली आपके पास क्या बन जाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरे बच्चों क्या है? कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। कि आप अमाउंट तो बढ़ा रहे हो, लेकिन साथ में आपने मास भी क्या ले लिया मेरे बच्चों? मास भी आप लोगों ने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। सही है। देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। अब इसमें ना आपके पास फार्मूला अगर आपको याद नहीं होता तो आप रट्टा मत मार रहे हो। आपने अमाउंट ऑफ हीट ऊपर आ गया, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर पर यूनिट मास, तो एम साथ में डिवाइड में आ गया। तो बेटा ये कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी से इसको शो किया जाता है। ठीक है, इसको स्मॉल सी से शो किया जाता है, या मैं इसको सही लिखूं? टेढ़ी मेढ़ी लिख ली मैंने। तो मेरे बच्चे ये बन जाएगी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ पर यूनिट मास पर यूनिट। ठीक है, यही से आप हीट कैपेसिटी भी आप निकाल सकते हो, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बन जाएगी मेरे बच्चा? डेल्टा क्यू इजिकल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है? हीट कैपेसिटी है। और सी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज वो है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, डेल्टा क्यू सी डेल्टा टी। और मेरे बेटा अगर बात की जाए मोल्स की फॉर्म में, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में, तो डिवाइड में एम की जगह सिर्फ एन आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में एम की जगह मेरा बच्चा एन आ जाएगा, तो वो बन जाती है मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसका यूनिट भी लिख लो कि आपको पता होना चाहिए। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, या सेल्सियस, ये इसका यूनिट है। सर मेरे बच्चों, मोलर, तो उसमें आपके पास सिंपल डिवाइड में एम आ जाएगा। तो मेरे बच्चे इसमें क्या बन जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ मॉल बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। ठीक है बच्चों, काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिए मेरे बच्चों। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मॉल। सही है बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर amount of heat required to raise the temperature of 1 degree of 1 mole, this will equal to, ये कैपिटल में कहता है। ठीक है, हीट कैपेसिटी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी आ गई। कोई फर्क नहीं है, इसका जो यूनिट है वो बच्चों बहुत आसान है।
जॉल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, आपको पता है बेटा मोल क्या होता है? आप सब जानते हैं कि मोल होता है मैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ना। सो मैं अगर यहाँ पर एम की जगह वैल्यू पुट करता हूँ, एम अपॉन एम की वैल्यू, और सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास ना एक रिलेशन बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ तो मेरे पास रिलेशन आता है, जो कि है कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी इंटू एम। ठीक है। कैपिटल सी बेसिकली क्या है? कैपिटल सी बेसिकली है मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है बच्चों। और ये स्मॉल सी मेरे बच्चा क्या है? सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एम मेरे बच्चा क्या है? मोलिक्यूलर मास। ठीक। सो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और एक बड़े मजे की चीज, रिजल्ट आता है। आप ना, आपने एक सिस्टम लिया और आपने कहा भाई वहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। आपने कोई सिस्टम लिया, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, और हमने कहा भाई प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, सही होगा ना? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर जो एट कांस्टेंट प्रेशर जो स्पेसिफिक हीट होगी, वो कहलाएगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, उसमें बोलेंगे सीपी। ठीक है। मतलब आप हीट दे रहे हो, कहने का मकसद ये है कि आपके पास एक सिस्टम है। ठीक है। आपके पास एक सिस्टम है, और इसको आप हीट दे रहे हो। अंदर आपके पास कोई ना कोई गैस है। ठीक है। आप इसको हीट दे रहे हो, और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये तो फैल जाएगा। ठीक है। यहाँ पिस्टन पड़ा हुआ है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ये कुछ इतना, इतने एरिया में चली जाएगी। ठीक है। गैस फैल के। ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब ये है, तो इसको हम सीपी बोलेंगे। और अगर मैं बोलूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बेटा यहाँ पर जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो भी सीवी। ठीक है। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इससे मुराद ये ली जाएगी कि आपने वॉल्यूम फिक्स कर लिया। अब वॉल्यूम क्या है? इसमें कांस्टेंट है। अब इसमें आप जितनी भी हीट दो बेचारे टकरे मारे, तो ये फट जाएगा। लेकिन इसका आप हीट दे रहे हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अब इसको आप हीट देते जा रहे हो, इस गैस मौजूद है। जैसे सिलेंडर में आप, सिलेंडर फट जाते हैं ना बेटा, कैसे फटते हैं? जब उनको आपको गर्म होते हैं, आग लगती है, सिलेंडर तबाह धमाके से फटते हैं। तो होता क्या है कि इसको वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है सिलेंडर का, तो गैसेस का प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा होता है कि वो ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो सिलेंडर ब्लास्ट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द हीट अप एंड वो सब। तो ये इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन मूव नहीं कर रहा। ठीक है। प्रेशर बढ़ता जा रहा है,
इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है ना, प्रेशर बढ़ते 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 प्रेशर तो बढ़ रहा है, बट क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो होता है सीवी होती है। तो एक रिलेशन बड़ा मजे का आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं, ये कांस्टेंट होती है मेरी वजह से, अगर मैं सीपी माइनस सीवी लूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, और मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम लूँ, तो बेटा ये हमेशा 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 जर्नल गैस कांस्टेंट के बराबर इसका आंसर आएगा, आर आएगा। ठीक है, सीपी माइनस सीवी विल ऑलवेज इक्वल टू आर। ठीक है, सीपी माइनस सीवी विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल आर, ये हमेशा आर के बराबर आएगा। और एक आप, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, एडियाबेटिक कांस्टेंट भी होता है, एक एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। जिन बच्चों ने लेप्लास का पढ़ा है मुझसे याद है, गैमा फैक्टर, तो बेटा एक गैमा भी जो आपके पास है ना, ये गैमा भी बड़े मजे का है। ये गैमा भी जो है ना बेचारा, सी पी अपॉन सी वी का रेशो होता है। ठीक है, अब हमारे पास ना गैसेस जो है मेरा बच्चा, वो या तो फिर मोनोएटॉमिक होती हैं, या फिर डायटोमिक होती हैं, या फिर ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मीन जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल हो, मोनो मॉलिक्यूल हो, डाई मीन दो। तो मुख्तलिफ किस्म की गैसेज होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? प्लीज यहाँ तक कोई प्रॉब्लम पूछ लो मुझसे भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम प्लीज पूछ लो मुझसे। दिस थिंग्स क्लियर टिल हियर? अभी मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, नहीं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, टॉपिक हो गए हमारे, लेकिन बस हो गया, टॉपिक हमारे कवर हो गए। अब इसकी कुछ एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। हाँ, एक चीज मैं आपको लाजमी बताना चाहूंगा जो कि एक्स्ट्रा है, जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट वो पढ़े बगैर ना, वो बताने से क्या होगा, या तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, आप रट्टा मार लो मोनो इनकी वैल्यूज को, और पेपर में वाकई में रट्टे बच्चे मारते आ जाती हैं, कोई हटके नहीं आती। बट मैं चूंकि थोड़ा सा आपको एडवांस पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो एक चीज आप देखो भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, प्लीज इसको आप थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ले लो, सीख लो। थोड़ा सा मैं आपको टाइम लूंगा, बस खत्म हो गया हमारा टॉपिक वैसे। मेरे बच्चा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा बेटा क्या होता है? देखो, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मोलिक्यूल इन विच अ इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कैन मूव। ठीक है, ये है भाई। नंबर ऑफ वेज से क्या मुराद है यार? वो सीधा जा सकता है, ट्रांसलेशनल ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। ठीक है, स्पिन घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, वाइब्रेट, जो जो पॉसिबिलिटीज हो वो उसके पास होंगी, जितनी उसके पास कितनी फ्रीडम है, वो कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बस इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसकी बेसिस पे अब ना मेरे पास ना सीपी और सीवी की वैल्यूज कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, एक एमसीक्यूज बहुत आता है, या तो आपके पास गैस मोनोटॉमिक होगी। मेरा बच्चा चीज, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, क्लास को मिस मत करिए, मेरे साथ रहिए एक मिनट। ये चार्ट आप याद रख लो,
मोनोटॉमिक गैस हो सकती है आपके पास। डायटोमिक हो सकती है आपके पास, O2 N2 N2 C हीलियम आपके पास मोनोटॉमिक है डेफिनेटली। नाइट्रोजन M2O2, ये डायटोमिक है आपके पास। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टाइप की आपके पास, ट्राइएटोमिक या पॉलीएटोमिक। ठीक है। तो मेरा बच्चा, एफ 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 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो मोनोटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, बेचारे के पास खाली कितना है? 3। डाई के पास मेरा बच्चा कितना है? 5। ट्राई के पास कितना है मेरा बच्चा? 6। ठीक है मेरा बेटा, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। और ये CP की वैल्यू, फिर मैं CV की वैल्यू भी यहाँ लिख देता हूँ। और गैमा, यह वैल्यूज आप याद कर लो। इसका फार्मूला भी लिख लो अगर याद मजा करता है तो। 5R/2, ये है 7R/2, और इसके लिए 4R। मोनोटोमिक गैस के लिए CV, CV के लिए 3/2R। डाई के लिए 5/2R, इसके लिए 3R। और गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, CP/CV अगर आप पुट करोगे तो आपके पास आ भी जाएगी। 5 इसके लिए 5/3 है। ठीक है, इसके ऐसे जैसे MCQs बेटा आ जाता है। और अगर आपको बेटा चीज याद नहीं करनी है, आप कहते हैं सिर्फ ऐसे रट्टा लगवा रहे हैं, तो ठीक है बेटा, रट्टा ना मारो। एक मैं आपको फार्मूला देता हूँ। Y1+2/F। एक मिनट, ये चीज मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ सोर्स निकाली आप लोगों के लिए ना। एक मिनट बच्चों, ये मैंने आउट ऑफ सोर्स जाकर ये चीज निकाली है। मैंने खाली याद करवाई जाती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको रट्टा ना मारना पड़े। मुझे एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बताया एक फार्मूला मैं अब यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप ना, CV, CV का फार्मूला F/2R याद कर लो। और मेरा बचा CP का फार्मूला याद कर लो आप लोग। 1+F/2। F बेटा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो F मेरा बेटा है ना, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब खाली F तो याद रख सकते हो ना। और ये फार्मूला F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और गैमा फिर आप CP/CV से गैमा निकाल सकते हो, गैमा के फार्मूले से। जब CP और CV निकाल लोगे तो गैमा आप CP/CV से। ठीक है, तो आप F याद कर लो, 3, 5 और 6। और अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम MCQs में दे दिया जाए तो आप CP/CV निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ R। मैं कहता हूँ भाई कोई गैस है, उस गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 10, तो CV कितना आ जाएगा? 5R। CP आप निकाल सकते हो, 6R आ जाएगा। तो आप मुख्तलिफ अगर आपको दे दिया जाए तो आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ये आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी अगर आप ये 2 फार्मूले याद कर लो। नहीं तो आप ये कम से कम 3 वैल्यूज जो है ना, जो मैंने 4 बनाया है, मेरा बच्चा ये लाजमी आपने याद करनी है, ताकि आपके जो है वो चीज क्लियर हो जाए। चलिए इसके मैं कुछ MCQs करवा देता हूँ जाने से पहले। आई विल नॉट लेट यू गो विदाउट।
तो बच्चों इसका मुझे आंसर बताइए प्लीज। ये ये आपने टॉपिक से हट के चीज करवाई है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो कम से कम ये खाली आप चार याद कर लो, बस ये चार याद कर लो, बाकी आप छोड़ दो, ये वैल्यूज याद कर लो। इससे बाहर इंशाल्लाह नहीं आएगी। बहुत मुश्किल एमसीक्यूज बनता है, अगर किसी टाइप बंदे ने बनाया तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को टच कर लेगा, अदरवाइज इसी में से आता है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना कि सर ने क्या दे दिया। हाँ बेटा, कितना आएगा? सीपी अपॉन सीवी। गैमा क्या आ रहा है बच्चों? शाबाश, गैमा की वैल्यू बताएं। बच्चों गैमा की वैल्यू बताएं। वेरी गुड। सिंपल, आपने डिवाइड करना है। डी है, क्यों डी क्यों आ रहा है? 29/21 कितना आता है? इसका आंसर बी नहीं होगा। सीपी अपॉन सीवी होता है ना गैमा। सी गैमा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी होता है ना बच्चों। तो सीपी कितना है? कितना आ रहा है यार ये? यहाँ डॉट आएगा, यहाँ जीरो आएगा। तो नियरेस्ट टेबल कौन सा जा रहा है? 20 चौक 80 होता है, 21। 21 को अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं। एक मिनट बच्चों रुक जाओ। बच्चों रुक जाओ। नहीं, टेबल सुपर चला गया ये। 3 कम 3 3 6। एक मिनट बच्चों। तकरीबन 1.3। ठीक है, 1.3 आ रहा है। तो ये 1.38 आ रहा है। ठीक है ठीक है। बस उसको आपने सोल्व कर लो, यहाँ जीरो लगा दो। ठीक है, और देखो फिर टेबल कहाँ तक जा रहा है। 1.38। ठीक है ठीक है ठीक है। गुड। माशाल्लाह, आप लोग तेज हो गए भाई, मुझसे भी तेज हो गए। मैं तो अब थका पड़ा हूँ बोल बोल के। सही है, वेरी गुड। देखिए एक बार फिर से चेक कर लेना यार। आई थिंक हाँ 38 तक जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मिनट बच्चों यार, छुट्टी तो बड़ा जल्दी होते हो। पिछली बार मैंने 3 3 घंटे की क्लास ली थी। हाँ जी, इसका आंसर बताओ। शाबाश। हाँ मैं भी 9 बजे आ गया था भाई। मैं भी 9 बजे आ गया था। आरुषा, वो कर लेते हैं ना। बच्चे क्या हो जाएगा, 1 2 मिनट रुक जाओ। फिर जिंदगी में कभी हम बैठे हैं मिलके, पढ़े ना पढ़े। आप कहाँ हम कहाँ। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? इसका आंसर बताएं, शाबाश।
बस खत्म हो क्लास रानिया, खत्म खत्म बस। वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, ये आखिरी एमसीक्यूज है, बस खत्म। क्लास कैसी रही बेटा आज की? अच्छी थी क्लास? आज तो नॉइज वॉइज नहीं आई ना? क्लास ठीक थी? क्लास में सब ठीक थी बच्चों? वॉज एवरीथिंग ओके इन माई क्लास? अच्छा लगा सबको? मजा आया? कल के लिए मैं एक बार फिर आपसे बहुत बहुत माजरत करता हूँ बच्चों। वेरी सॉरी फॉर यस्टरडे। जज़ाकल्लाह बिक। लव यू टू। ओके बच्चा, ओके ओके ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।